हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो बेस्ड होने वाली है यूजीसी नेट पेपर 1 पे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस आपका काफी बड़ा है। तो वहाँ पे 10 यूनिट है और 10 यूनिट की अगर बात करें तो रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथ्स होगी, रीजनिंग हो गई, इसके अलावा आपका भारत में उच्च शिक्षा के बारे में हो गया और आईसीटी कम्युनिकेशन मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हमें वहाँ पे पढ़नी पड़ती है और हर यूनिट का अपना अपना महत्व है और हर यूनिट से आपके 5-5 सवाल बनते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वो है आपकी भारत में उच्च शिक्षा। तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में शिक्षा आपकी कैसे दी जाती थी, शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ, शिक्षा का विकास कैसे हुआ। जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में, तो वहाँ पे शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? मंदिरों में दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी, बहुत सारे सेंटर हुआ करते थे। इसके अलावा वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी और माध्यम क्या था, कैसे प्रोवाइड की जाती थी, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी या नहीं। फिर उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का स्टेटस कैसे था, वहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा पे दी जाती थी नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में कौन कौन सी महिलाएं थी जो कि काफी प्रसिद्ध थी, आपने सुना होगा गार्गी का नाम, मैत्री का नाम। तो बहुत सारी जो महिलाएं थी वो आपकी शिक्षा ग्रहण करती थी। इसके अलावा बुद्धिज्म में शिक्षा आपकी कैसी प्रोवाइड की जाती थी, वहाँ पे क्या क्या सेंटर होते थे शिक्षा के, उसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा मध्यकाल में आपकी शिक्षा कैसे दी जाती थी। फिर हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर के टाइम पीरियड में एजुकेशन का क्या स्टेटस था, जब बहुत सारे एक्ट उनके द्वारा भारत में लिए जाते हैं, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया आपका दिया जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर आपका खर्च नहीं किया जाता है। उसके बाद 1835 में मैकॉले मिनट आता है। तो मैकॉले का एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने बोला कि मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ, मैंने हर जगह देखा कि भारत में आपका कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई भी ऐसा खाली कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो हर व्यक्ति उस समय कुछ ना कुछ करता था, चाहे छोटा मोटा कार्य हो। तो आज की तरह नहीं था कि पीएचडी भी कर ली तो भी आपका बेरोजगार ही वो है। तो वहाँ पे प्राचीन भारत में शिक्षा का इतना ज्यादा महत्व था, बहुत अच्छे से शिक्षा आपकी प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद आपका चार्ल्स का वुड डिस्पैच आता है 1854 में। फिर ऐसे करके आपका शिक्षा का विकास होता है। तो आजादी के बाद शिक्षा का क्या स्टेटस था, ये सब हम वहाँ पे आपका पढ़ते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे आयोग बनते हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी कमीशन आपने सुना होगा। फिर आपका 34 साल के बाद आपकी एक एनईपी आती है, जो कि आपकी थर्ड आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में। उससे पहले आपकी 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र। तो जब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा के महान केंद्र कौन कौन से थे, तो जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उसकी वास्तुकला के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में, और यहाँ से कैसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के 14 महान केंद्र है शिक्षा के, जहाँ पे आपका शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, जिनकी तुलना आज के जो विश्वविद्यालय है जो कि आपके काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, उससे उनकी तुलना की जाती थी। और प्राचीन भारत में दुनिया से बहुत सारे लोग आपका इंडिया में एजुकेशन ग्रहण करने के लिए आया करते थे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे अपने अपने देशों में भारत का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा वैनसांग के बारे में, भारत से नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद बुद्धिज्म को दुनिया के डिफरेंट पार्ट में उन्होंने फैलाया। तो बहुत सारे चीनी यात्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला, जो कि आपकी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आती है आपकी
नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि आपके बिहार में है, काफी प्रसिद्ध है और काफी मतलब इसकी तुलना तो इसको इंटरनेशनल हब माना जाता था एजुकेशन का, बुद्धिज्म के लिए काफी प्रसिद्ध थी। उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी, आपने सीता जी के जो पिता थे जनक, उनके समय में काफी प्रसिद्ध हुई थी और न्यायशास्त्र की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। उसके बाद पढ़ेंगे ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि आपके बिहार में है एंड इसको सिस्टर यूनिवर्सिटी कहा जाता है किसकी, नालंदा की। उसके बाद जगदला यूनिवर्सिटी हो गई, सोमपुरा यूनिवर्सिटी हो गई, नादिया यूनिवर्सिटी हो गई, शारदा पीठ हो गया जो कि कश्मीर में आपका काफी प्रसिद्ध था। उज्जैन के बारे में आपने काफी सुना होगा पहले से, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी को लेकर। वल्लभी के बारे में जो कि गुजरात का वेस्टर्न हब जिसको माना जाता था। इसके अलावा सलोकी के बारे में, तो विश्व भर से, दुनिया भर से जो छात्र है वो भारत में आपका एजुकेशन ग्रहण करने के लिए आते थे, यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो जैसे आज इंडिया के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही प्राचीन काल में, प्राचीन जो टाइम पीरियड था, एंशिएंट टाइम पीरियड में, वहाँ बाहर से आपका लोग इंडिया आते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो इसको विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो श्री राम जी के जो भैया थे जिनका नाम था भरत, और भरत के पुत्र हुए तक्ष, तो उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा तक्षशिला। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6वीं शताब्दी पूर्व, तो 6वीं सदी पूर्व में ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसके अलावा गांधार राज्य के बारे में आपने सुना होगा, महाभारत में जहाँ से गांधारी थी, तो वहीं पे इसकी लोकेशन माना जाता है। इसके अलावा चिकित्सा और सैन्य के लिए, सैन्य शिक्षा के लिए, यानी मेडिसिन और आपकी जो मिलिट्री एजुकेशन है उसके लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसको आपका ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। तो ये है आज का तक्षशिला। तो आज ये एकदम से आपकी खंडर हो चुकी है, यहाँ पे इसके जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब 6वीं सेंचुरी बीसी की बात है। और आज की इसकी लोकेशन की बात करें तो आजादी से पहले, पार्टीशन से पहले ये आपके इंडिया में हुआ करती थी, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान में चली गई। तो गांधार राज्य की राजधानी जिसको माना जाता है, और पाकिस्तान के ये कहाँ पे स्थित है, तो इसकी लोकेशन अगर मैप पे देखें तो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है तक्षशिला की। इसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, यानी उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, और इसकी लोकेशन है आपकी रावलपिंडी में, पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और ये भी आपका यूजीसी नेट में आपका पूछा गया था, रावलपिंडी तक्षशिला की लोकेशन। तो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान रावलपिंडी में इसकी लोकेशन है, और इसका नाम राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे आपका पड़ा था। और इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये है, और वैनसांग द्वारा इसको नालंदा के समान दर्जा आपका दिया गया था। तो वैनसांग ही यहाँ आया था, लेकिन इतना प्रसिद्ध हम इसको वैनसांग को तक्षशिला से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको रिलेट करते हैं हम किससे, नालंदा से, क्योंकि वैनसांग ने वहीं पे आपका योग शास्त्र का अध्ययन किया था। तो वैनसांग ने इसको बताया कि तक्षशिला को नालंदा के समान इन्होंने दर्जा दिया था कि ये आपकी नालंदा के समान ही आपकी फेमस यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग विश्व के, जैसे कि काशी हो गया, कौशल हो गया, मगध जो महाजनपद हुआ करते थे, वहां से भी लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रवेश प्रणाली क्या थी। तो यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करें तो ये एज थी आपकी 16 साल। तो ये एज भी आपकी पूछी गई थी यूजीसी नेट में कि तक्षशिला में एडमिशन की आयु यानी प्रवेश की एज क्या थी, तो 16 साल से, मतलब 16 साल से स्टार्ट हो जाती थी। और जब आप यहाँ पे प्रवेश लेते थे तो वहाँ पे कोई एंट्रेंस आपको नहीं देना पड़ता था,
कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी, आप किसी उपाधि के लिए, किसी प्रमाण पत्र के लिए नहीं पढ़ते थे, केवल ज्ञान के लिए आपका यहाँ पढ़ते थे। और जब आप यहाँ पढ़ते थे तो आने वाला जो बच्चा होता है, आने वाली जो पीढ़ियां होती थी, उनको भी पढ़ाते थे। जैसे कि चाणक्य ने वहीं से पढ़ा, फिर आने वाले जो विद्यार्थी है उनको भी ज्ञान प्रदान किया। तो नालंदा में एज का मतलब एंट्रेंस का सिस्टम था, वहां पे काफी कठिन आपका एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन तक्षशिला में आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसको सिटी ऑफ कट स्टोन के नाम से भी आपका जाना जाता है, सिटी ऑफ कट स्टोन। जो यहाँ पे ये स्टोन इसमें हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी आपका पूछा गया था पिछली बार। एंड फिर आप बात करते हैं कि पद्धति क्या थी, यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे जो पढ़ाने की जो पद्धति थी, तो उच्च स्तर के छात्र शिक्षकों की सहायता करते थे। तो जो स्तर के छात्र होते थे वो शिक्षकों की भी सहायता करते थे। और मुख्य शिक्षण पद्धति, यानी हम जब बात करते हैं टीचिंग मेथड का, तो आपने बहुत सारे टीचिंग मेथड पढ़े होंगे बीएड में, डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, लेक्चर मेथड, बहुत सारे होते हैं। तो तर्क वितर्क और चर्चा, यानी डिस्कशन, डिबेट, और यहाँ पे काफी चर्चा होती थी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे, बहुत गहराई तक चिंतन मंथन उस पे किया जाता था, जिससे कि छात्र उसको केवल रटे नहीं बल्कि उससे अपने जीवन में भी अप्लाई करे। तो इस तरह से यहाँ पे जो शिक्षा की जो पद्धति है वो आपकी हुआ करती थी। तो इसी तक्षशिला का महत्व जो इतना रहा, तो इसी कारण से इसको 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसको उसमें स्थान दिया गया, उसमें इसको शामिल किया गया और ये विश्व विरासत अब बन चुकी है। तो ये था आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, इसकी लोकेशन, इसके बारे में किसने क्या कहा। दूसरा, यहाँ पे यूनानी ज्ञान संस्कृति का भी गहरा प्रभाव था। फिर आता है तक्षशिला के 3 महान विद्वान। तो तक्षशिला में आपका किस किस लोगों ने पढ़ा, यहाँ के कौन कौन से स्कॉलर वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपने पाणिनि का नाम सुना होगा संस्कृत में, जो कि काफी एक मतलब महान ग्रामेरियन थे, यानी व्याकरणवादी थे, मतलब व्याकरण के लिए आपका जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है उसका नाम है आपका अष्टाध्यायी, जो कि आपकी संस्कृत में लिखी गई है, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा ध्वनि शास्त्र, फोनेटिक्स और वाक्य रचना के विस्तृत वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे किसने, पाणिनि ने। उसके बाद बात करते हैं कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त की। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त के महामंत्री ये हुआ करते थे, तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। धनानंद के अपमान के बाद इन्होंने सोच लिया था कि मुझे तो भारत को अखंड करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री थे कौन, कौटिल्य, चाणक्य। तो इनकी विश्व प्रसिद्ध जो रचना है जो कि अर्थशास्त्र है, और इस पुस्तक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखा गया है कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं। तो यहाँ पे कौटिल्य ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, शासन जिसको आप चाणक्य नीति, इन्होंने सब इसी पुस्तक में आपकी दी थी। तो कौटिल्य की जो तुलना है वो मैकियावेली से भी आपकी की जाती है। तो कभी कभी लगता है कि कौटिल्य पहले आए, मैकियावेली कहाँ मॉडर्न टाइम पीरियड में आपका पुनर्जागरण के बाद आए। तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो काफी बाद में आपका खोजा गया था, तो इस कारण से इनकी जो तुलना है वो आपसे मैकियावेली से की जाती थी। फिर आता है चरक। तो चरक के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने की चरक संहिता आपकी लिखी थी, और आयुर्वेद के प्रणेता और चरक संहिता के संकलक थे कौन, चरक। तो इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता, और आयुर्वेद में इनका नाम आपने काफी फेमस है। तो चिकित्सा और जीवन शैली की उन्नत प्रणाली विकसित की। इसके अलावा अन्य जो यहाँ पे पढ़े जैसे स्कॉलर, उसमें आता है विष्णु शर्मा। आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इनकी पुस्तक थी पंचतंत्र के कंपाइलर है कौन, विष्णु शर्मा। उसके बाद जीवक का नाम आपने सुना होगा, जो कि जो बिंबिसार था, मगध का जो राजा था, उनका वैद्य था कौन, जीवक।
ओके। फिर आता है सुश्रुत के बारे में, आपने सुना होगा, जिन्होंने सुश्रुत संहिता भी आपकी लिखी है, तो ये भी आपका यहीं से पढ़े थे और यहीं इन्होंने पढ़ाई की थी। इसके बाद सुश्रुत संहिता लिखी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आपका तक्षशिला में ही आपका पढ़ा था। तो बहुत सारे स्कॉलर हो गए, पाणिनि हो गया, कौटिल्य हो गए और चरक हो गए, जिन्होंने की चरक संहिता लिखी थी। उसके बाद विष्णु शर्मा हो गए, पंचतंत्र, जिन्होंने पंचतंत्र के कंपाइलर इनको कहा जाता है। जीवक, जो कि एक वैद्य थे, एक फिजिशियन थे, जो कि बिंबिसार के राज वैद्य के नाम से इनको जाना जाता है। एंड सुश्रुत संहिता लिखी। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर आपके यहाँ से बिलोंग करते थे, यहाँ से जिन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। तो ये यूनिवर्सिटी इतनी प्रसिद्ध थी आपकी। एंड अब बात करते हैं यहाँ का पाठ्यक्रम आपका क्या था। तो यहाँ का पाठ्यक्रम आपका था वेद त्रयी, यानी जो 3 वेद है आपके, जिनको कि वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ऋग्वेद हो गया, आपका यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, नहीं सामवेद हो गया। तो ये वेद त्रयी के नाम से आपके जाने जाते थे। अर्थवेद जो कि आपका काफी बाद में आपका आया है। तो यहाँ के ये 3 वो थे वैतरी। इसके अलावा वेदांत की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी, जो कि वेदों की व्याख्या करते हैं, वेदों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। वेदों की व्याख्या करने के लिए आपने 6 वेदांत के बारे में सुना होगा, जिसमें से व्याकरण हो गया यानी ग्रामर हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गई, कल्प हो गया और आपका छंद हो गया। तो जो 6 वेदांत थे जो कि वेदों की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा व्याकरण भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। एंड 18 शिल्प की यहाँ शिक्षा दी जाती थी। सैन्य शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन के मामले में काफी अच्छा था तक्षशिला। खगोल विज्ञान, जिसको कि उज्जैन को इसके लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, कृषि की शिक्षा दी जाती थी, वाणिज्य की शिक्षा दी जाती। तो ये था आपका तक्षशिला के बारे में। तो यहाँ पे हमने जाना कि तक्षशिला जो कि 6th सेंचुरी BC में आई, इसकी लोकेशन आपकी वर्तमान में कहाँ पे है, पहले कहाँ पे आपका किस देश के अंतर्गत आता था। जब अखंड भारत था तो भारत में ही ये आपका आता था। फिर आपका यहाँ पे एंट्रेंस के लिए क्या क्या वो था, क्या परीक्षा ली जाती थी, क्या गुरु यहाँ पे ना शिक्षा भी निःशुल्क हुआ करती थी। जब विद्यार्थी कुछ बनता था वो अपने मन से गुरु को गुरु दक्षिणा आपका देता था। इस तरह से शिक्षा प्रणाली थी। तो यहाँ पे आपका पैसे वगैरह का कुछ भी प्रोविजन नहीं था एजुकेशन में। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल हब था जो, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी बिहार में स्थित है और ये आपका बौद्ध धर्म की जो शाखा है आपने पढ़ी होगी। 3 शाखा आती है, एक है महायान बुद्धिज्म, दूसरा है हीनयान, तीसरा है ब्रजयान। तो ये आपकी प्रसिद्ध है किसके लिए, महायान बुद्धिज्म के लिए। महायान बुद्धिज्म की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी और इसको विश्व का प्रथम आवासीय केंद्र के रूप में, विश्व की प्रथम यानी फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बनी थी पहले तो महायान बौद्ध धर्म, राजगीर बिहार में स्थित है। 427 से आपका 1197 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। बाद में आपको पता होगा कि जो खिलजी वंश का बख्तियार खिलजी था, इसने इसको आग लगाती थी। बहुत सारी पुस्तकें आपकी लगभग 6 महीने तक जलती रही, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना आपने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा होगा। तो गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था कुमार गुप्त, उसके द्वारा इसका स्थापना की गई थी। और भगवान बुद्ध के शिष्य शरीपुत्र का नाम आपने सुना होगा। तो इनका जन्म स्थान भी माना जाता है यहाँ, और महायान शाखा से ये संबंधित है। तो बाद में क्या हुआ कि जो आपकी खिलजी वंश था, वहां पे एक शासक है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया था और वो आपका ठीक ही नहीं हो पा रहा था। बाद में किसी ने उसको पुस्तक पढ़ने के लिए दिया और उसने धीरे धीरे वो पुस्तक पढ़ी। जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पेज पलटते हैं तो जो मुंह में डालते हैं, इस तरह से वो लगाते हैं। तो इस वैसे ही जो थूक है उसको मुंह में गया होगा। तो उसने बोला कि ये इतनी प्रसिद्ध है कि इसका इस पुस्तक में इतना औषधि, इतना ज्ञान आपका भरा हुआ है, तो इस विश्वविद्यालय में कितना ज्ञान होगा। तो उसको गुस्सा आया तो उसने इसको जला दिया। इस तरह से इसको माना जाता था।
तो ये इसका पुरातत्व स्थल है और पुरातत्व स्थल भव्य वास्तुकला के नाम से जाना है। तो इसमें आपका 10,000 निवासी भिक्षु हुआ करते थे, 1,510 शिक्षक हुआ करते थे, 8,500 छात्र हुआ करते। तो इसकी तुलना आपकी कैम्ब्रिज से की जाती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती थी। और यहाँ पे आपका वेनशांग यहाँ से पढ़ने आया था, जो कि एक चाइनीज यात्री था। इसके अलावा इप्सिंग हो गया, जो कि चाइनीज यात्री था, ये भी यहाँ पे पढ़ने आया था। और वेनसांग ने यहाँ पे योग की शिक्षा ग्रहण की थी, योग शास्त्र का अध्ययन किया था। फिर वो यहाँ से आपका चाइना गया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में किया। तो नालंदा जो है 5th सेंचुरी 5वीं सदी से मतलब इसका टाइम पीरियड माना जाता है। बात करें तो तक्षशिला से भी पहले से ये आपका मतलब स्थित था। फिर यहाँ पे आपका नालंदा जो है उसका जो वास्तुकला की बात करें वो कैसे था, तो पहले तो यहाँ पे 9 मंजिला एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिसका मतलब पुस्तकालय का नाम भी था इसका। तो पहले था आपका रत्नोदधि, इसके पुस्तकालय का नाम। फिर है रत्न सागर और आपका रत्न रंजक। तो ये पुस्तकालय के नाम भी यूजीसी नेट में आपका पूछा गया था, रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक। तो 9 मंजिला पुस्तकालय था, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो मौखिक और व्याख्यान शिक्षा की विधि हुआ करती थी, व्याख्यान हुआ करता था, इसके अलावा डिस्कशन डिबेट हुआ करता था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो शीलभद्र थे, सभी सूत्रों के ज्ञाता इसके कुलपति हुआ करते थे। चीनी यात्री वेनसांग, जिसको कि शुआनजांग के नाम से आपका जाना जाता है, इन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा यहाँ पे पाई थी और आइचिंग ने भी यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये था आपका नालंदा के बारे में। और वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि 2016 में नालंदा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो प्राचीन भारत की 2 यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि तक्षशिला 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर का पार्ट बनी थी और 2016 में नालंदा बनी। तो 2010 से आपका इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी इसके पुनर्निर्माण पे काफी बल दिया जा रहा है। बहुत सारे जो अन्य देश है वो भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इसके मतलब इसको फिर से डेवलप करने में। हाल ही में आपने सुना होगा 2024-25 के अराउंड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पे गए थे। तो इन्होंने बताया था कि नालंदा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, कैसे करके वहाँ पे पुनर्निर्माण आपका चल रहा है। तो धीरे धीरे आज भी इसको मतलब एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे इसका विनाश की बात करें तो 12वीं शताब्दी में 1193 में के अंत में बख्तियार खिलजी की मुस्लिम सेना द्वारा क्रूरतापूर्ण नष्ट इसको किया गया था, बहुत ही क्रूर तरीके से इसको सारी पुस्तकें यहाँ पे जली हुई थी। ओके, तो 6 महीने के अराउंड आपका जलता रहा। तो 8 बड़े सभागार थे, 300 अध्ययन कक्ष थे। तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस लिया जाता था, 20 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था। इसके अलावा अत्यंत कठोर यहाँ पे प्रवेश था और जो आपका प्रवेश परीक्षा के प्रभारी थे इसको द्वार पंडित के नाम से आपका जाना जाता था। प्रवेश परीक्षा के प्रभारी यानी जो एंट्रेंस एग्जाम आपका कराते थे उनको क्या कहा जाता था, द्वार पंडित। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 2010 में चाइना हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर आदि के सहयोग से इसको पुनर्जीवित आपका किया जा रहा है। तो ये था आपका नालंदा के बारे में। अभी भी इसका पुनर्निर्माण अभी चल ही रहा है, बिहार में आपका स्थित है। तो यहाँ से आपका पूछा जाता है नालंदा किस सदी में था, 5वीं सदी में। विश्व का प्रथम आवासीय केंद्र इसको कहा जाता है महायान। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक है एम से आप एन फॉर नालंदा, एम से आपका महायान। राजगीर बिहार में है। और यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी कौन कौन सी थी वो पूछी जाती है। और ये किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश से वो बिलोंग करते थे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रवेश था वो कैसे था, इसका जो इंट्रेंस करता था उसको क्या कहा जाता था, तो ये इसके बारे में था। कौन सा यात्री यहाँ पे आपका आया था, किसने डिस्ट्रॉय किया। और शिक्षा का माध्यम कैसे आपकी शिक्षा दी जाती थी, तो मौखिक यानी ओरली तरीके से व्याख्या की जाती थी। लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन डिबेट हो गया, संवाद तरीके से, चिंतन मनन तरीके से व्यक्ति मतलब बच्चे को समझाया जाता था, जिससे कि वो उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के तरीके से अपना जीवन उसी के अकॉर्डिंग आपका जिए। फिर आता है वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपकी एक ट्रिक है, इसको पश्चिम
का महान केंद्र आपका माना जाता है किसको? वल्लभी यूनि। ये आपकी गुजरात में है और इसको मैत्रक एक डायनेस्टी थी उसके द्वारा इसको बनाया गया था। हीनयान बौद्ध धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है आपकी कौन सी? वल्लभी। तो आप याद रख सकते हैं 3 ट्रिक है यहाँ पे। पहले है आपकी नालंदा जो कि महायान के लिए है, फिर है वल्लभी जो कि बौद्ध धर्म का जो तीसरी शाखा है जिसका नाम है हीनयान के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी शाखा, एंड तीसरी शाखा जो कि आपकी काफी बाद में आई थी ब्रजयान जो कि तंत्र मंत्र इनसे संबंधित है, उसके लिए है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला को आप याद रख सकते हैं, विक्रम बेताल नाम से एक सीरियल आता था पहले, तो वहां पे तंत्र मंत्र का काफी प्रयोग होता था। तो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए विक्रमशिला आपकी काफी प्रसिद्ध है। तो वल्लभी के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन है आपकी गुजरात में, काठियावाड़। हीनयान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। 427 मतलब 70 ईस्वी में इसका हुआ था। तो दोनों ही एक ही काल में फले फूले थे, कौन? नालंदा और आपका वल्लभी। तो यहाँ पे मैत्रक वंश के जो सेनापति थे जिनका नाम था भट्टार्क, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त साम्राज्य के जब पतन हो रहा था गुप्त साम्राज्य का, उस दौरान आपकी ये आई थी। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पे आपका काफी जोर दिया जाता है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, चिकित्सा हो गई। तो इसको भी आपका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। और 7th सेंचुरी में यहाँ पे भी आपका वेनसांग आया था जिनको कि सुआन झांग के नाम से जाना जाता है, और जो इत्सिंग हुआ करता था जिसको कि यीसिंग ने यहाँ पे भ्रमण किया था। तो 712 में आपको पता होगा कि अरबों का आक्रमण हो जाता है इंडिया में। तो उसके बाद अरब आक्रमण के बाद ये आपकी 780 तक रही थी। उसके बाद इन्होंने ही इसको नष्ट कर दिया था अरबों ने। ओके, फिर आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको कि नालंदा की सिस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और विक्रमशिला और नालंदा में मतलब दोनों सेम ही टाइम पीरियड पे आई, दोनों का काफी वो होता था। तो ये तो आपकी उत्तरी गंगा तट पे आपकी स्थित है, इसका लोकेशन उत्तरी गंगा तट। अगर बात करें नालंदा की लोकेशन की बात करें तो हमने ये आपका नहीं पढ़ाया था आपको। नालंदा जो है जुगाली नदी है बिहार में, जुगाली या जुगली नदी ऐसे है, तो वहां उसके तट पे स्थित है। तक्षशिला जो है आपकी सिंधु नदी के तट पे, इंडस नदी का जो तट है, जो आपका रिवर बैंक है, वहां पे आपका स्थित है। तो ये नदी से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है। एंड यहाँ पे 8वीं सेंचुरी में, तो सबसे पहले आई आपकी 5वीं सेंचुरी में नालंदा, 6वीं के अराउंड तक्षशिला, और आपका फिर आई आपकी ये विक्रमशिला। तो तांत्रिक बौद्धिज्म के लिए काफी प्रसिद्ध है ये, और पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने इसको बनाया था, इसका संस्थापक माना जाता है धर्मपाल को। और यहाँ पे तांत्रिक बौद्धिज्म जो कि ब्रजयान शाखा से आपका संबंधित है, इसके लिए काफी प्रसिद्ध है, कौन? विक्रमशिला। तो इस तरह से तो यहाँ पे विज्ञान भवन, केंद्रीय भवन इस तरह से हुआ करता था। तो जो बख्तियार खिलजी था बहुत बुरा इंसान था, इसने नालंदा को भी आपका डिस्ट्रॉय किया और विक्रमशिला को भी आपका डिस्ट्रॉय किया गया था, इसके द्वारा नष्ट किया गया। स्नातकों के दीक्षांत समारोह के दौरान इसने इसको आग लगा दी थी। फिर आता है संरचना और प्रशासन की बात करें तो 108 विद्वान यहाँ पे थे। इसके अलावा उच्चतम अधिकारी जिसको कि महास्थविर या कुलपति के नाम से आपका जाना जाता था, और प्रवेश परीक्षा जो कराते थे उसको द्वार पंडित यहाँ पे कहा जाता है। तो तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तिब्बती छात्रों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि तिब्बत जो है बुद्धिज्म के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विषय हुआ करते थे आपके व्याकरण हो गया, तर्क, खगोल विज्ञान हो गया और दर्शन हो गया। तो ये थी आपकी किसके बारे में? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से आपको याद रखनी है कहाँ पे स्थित है और किसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है, और नालंदा और इसका आपस में क्या संबंध था। फिर तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एंड किसने डिस्ट्रॉय किया, बस इतनी सी चीजें। फिर आता है उदंतपुरी। तो उदंतपुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसकी स्थापना भी पाल वंश के संस्थापक गोपाल, तो जैसे हम बोलते हैं ओ वैसे ही गो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गोपाल ने इसको बनाया था, गोपाल नाम से संस्थापक का नाम है। तो पाल वंश के सत्ता में आने से पूर्व ये स्थापित हुई थी, कहाँ पे? मगध में। और नालंदा विक्रमशिला
जितनी ख्याति नहीं है फिर भी काफी विशाल है, फिर भी प्रसिद्ध है। नालंदा विक्रमशिला जो कि काफी प्रसिद्ध है, उसकी तुलना में थोड़ा कम प्रसिद्ध है। और 1000 भिक्षु और छात्र यहाँ पे आए थे और ये भी तिब्बती छात्रों का प्रमुख शिक्षा केंद्र आपका रहा है। तो ये भी आपका वहीं पे था। फिर है जगदला यूनिवर्सिटी, तो ये आपकी कंटेम्पररी मानी जाती है दोनों, जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों समकालीन मानी जाती है, वैसे ही ओदंतपुरी और जगदला जिसको कि राजा रामपाल ने बनाया था, इसका एक ट्रिक है। पहले विक्रमशिला को पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने और ओदंतपुरी को भी पाल वंश के राजा गोपाल ने एंड जगदला को भी पाल वंश के राजा रामपाल ने। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और इसको मठ का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे 100 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र ये आपका रहा है। इसके अलावा संस्कृत पुस्तकों का तिब्बती भाषा में व्यापक अनुवाद इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। जगदला यूनिवर्सिटी 1253 में अरब आक्रमण के दौरान ये आपका नष्ट हो गया था, जगदला भी। तो जो आपका बख्तियार खिलजी था, इसने किस को डिस्ट्रॉय किया? नालंदा को, विक्रमशिला को और जगदला को भी इसी ने आपका डिस्ट्रॉय किया, ऐसा माना जाता है। तीसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला आपको पता होगा कि बिहार में स्थित है, सीता जी का मायका यहाँ हुआ करता था। फिर आपने इसके लिए मिथिला एक पेंटिंग भी यहाँ से आई है, मधुबनी पेंटिंग, जो कि काफी प्रसिद्ध है, काफी न्यूज में आपकी रहती है। एंड तर्क और न्याय के लिए ये काफी प्रसिद्ध था। कौन? आपका मिथिला। विदेह क्षेत्र, यानी जैसे सीता जी को आपने सुना होगा वैदेही के नाम से भी जाना जाता है, तो विदेह वहां पे एक क्षेत्र था इस कारण से। फिर साहित्य, नव्य ज्ञान के लिए ये आपका प्रसिद्ध था और ये राजा जनक से लेकर बौद्ध काल तक असीम ख्याति रही है किसकी? मिथिला की। तो कृष्ण भक्तों का जन्म स्थान, सम्राट अकबर के समय में ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कौन सा? मिथिला। तो यहाँ के न्याय शास्त्र हो गए, तर्क शास्त्र एंड साहित्य और ललित कला में ये आपका काफी प्रसिद्ध रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो आपका गणेश उपाध्याय नए तर्क नव्य संप्रदाय के संस्थापक, तत्व चिंतामणि की इन्होंने रचना की। जयदेव विद्यापति ये यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ के स्कॉलर रहे हैं। ललित कला का भी यहाँ पे विकास हुआ है। तो अगर बात करें जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ के प्रसिद्ध जो स्टूडेंट थे वो आपका कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आपकी पढ़ाई की थी, जैसे कि दीपांकर हो गए, इनका नाम भी आपका काफी प्रसिद्ध है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अन्य जैसे कि दीपांकर हो गए और आपका वसुबंधु हो गए, ये यहाँ के एल्यूमिनाई हुआ करते थे। कहाँ के? विक्रमशिला के। तो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, नालंदा के तो वैनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए और यहाँ के आपके गणेश उपाध्याय हो गए, चिंतामणि हो गए, जयदेव विद्यापति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना भी होगा, इन्होंने बहुत सारी कविताएं, जयदेव के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये कवि और साहित्यकार आपके हुए हैं। फिर नादिया है, बंगाल का ज्ञान संगम इसको कहा जाता है। तो नादिया आपकी बंगाल में है और तर्कशास्त्र परिचर्चा के लिए प्रसिद्ध है और ये आपकी गंगा नदी के तट पे है। नवदीप भी यहाँ पे था, नवदीप भी इम्पोर्टेंट इसका शिक्षा का केंद्र ये आपका हुआ करता था। इसके अलावा आपका यहाँ जालंगी एक नदी है, वहां पे ये स्थित है। 3 शिक्षा केंद्र यहाँ पे थे आपके नादिया में, एक गंगा नदी के तट पे, एक तो था नवदीप, दूसरा था गोपालपुरा, तीसरी थी आपकी शांतिपुर। तो ये 3 शिक्षा केंद्र बंगाल में नादिया का संगम केंद्र। तो गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा, आपने काफी सुना भी होगा जीके में। एंड रघुनाथ शिरोमणि द्वारा तर्क का नया संप्रदाय स्थापित किया गया। रघुनाथ शिरोमणि ने यहाँ पे तर्क का, लॉजिक का एक नया संप्रदाय स्थापित किया गया था और शिक्षक की अनिवार्य योग्यता थी आपकी परिचर्चा, यानी डिबेट में जो अत्यधिक निपुण हो, दक्ष हो, वो ही आपका यहाँ पे टीचर बन सकता था। इसके लिए एक अनिवार्य योग्यता यानी कंपल्सरी आपकी वो थी कि जिसको डिबेट डिस्कशन में जो अच्छा है वही यहाँ पे टीचर बनेगा। कहाँ पे? नादिया में। फिर आता है उज्जैन। उज्जैन तो आपने बहुत सुना होगा, अवंती जो कि एक महाजनपद भी रहा है आपका उज्जैन अवंती। तो ये मध्य प्रदेश में है और ये प्रसिद्ध हुआ करता था एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो अवंती
तो गणित और खगोल शास्त्र सहित यहाँ पे इसकी मतलब शिक्षा दी जाती थी, विषय हुआ करता था। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए काफी प्रसिद्ध था ये। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए प्राचीन काल का केंद्र माना जाता है किसको? उज्जैन को। तो काफी सुना भी होगा आपने, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं तेलहरा यानी तिलक आढ़क। तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध मठ है। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक बौद्ध मठ है जो कि नालंदा और विक्रमशिला से भी पुराना है। तो यहाँ पे भी वेनसांग गया था अपनी यात्रा के दौरान। इसने यहाँ पे भी आपका भ्रमण किया था, किसने? वेनसांग ने, जो कि नालंदा योग शास्त्र के अध्ययन के लिए आया था। फिर तक्षशिला गया, बोला कि तक्षशिला भी बहुत अच्छा है, नालंदा के जैसा ही है। फिर आपका दक्षिण भारत के केंद्र की बात करें तो दक्षिण भारत में आपने कांचीपुरम के बारे में सुना होगा, सलोतगी जो कि कर्नाटका में है आपका, एन नायरम जो कि तमिलनाडु में है आपका, एंड सलोतगी कर्नाटक में स्थित है। विभिन्न प्रांतों के छात्र यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते थे। आपका 27 छात्रावास यहाँ पे थे। और राष्ट्रकूट राजवंश आपने पढ़ा होगा जो कि कृष्ण तृतीय के मंत्री नारायण द्वारा भूमि दान आपका कर राजस्व से समृद्ध आपका बना था। तो तमिलनाडु में स्थित है कौन सा? आपका एन नायरम। तो यहाँ पे भी निःशुल्क शिक्षा दी। श्रृंगेरी, कांची और दक्षिण भारत में भी उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र है। श्रृंगेरी के बारे में आपने काफी सुना होगा, 4 मठों के बारे में पूरे भारत में, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका शारदा पीठ, तो ये आपका कश्मीर में है और कश्मीर का सांस्कृतिक मुकुट शारदा पीठ को माना जाता है। तो कश्मीर की वादियों में आपका ये है शारदा पीठ। तो इसका निर्माण किया गया था पीओके में, अब ये चला गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 237 ईसा पूर्व ये इस्टेब्लिश हुआ था। वैदिक ज्ञान यहाँ पे दिया जाता था। सम्राट अशोक द्वारा 237 ईसा पूर्व में ये स्थापित किया गया था और बौद्ध धर्म की राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करता है। तो यहाँ पे आपका क्या पढ़ाया जाता था? वैदिक ग्रंथों, टीकाओं की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पाणिनि और अन्य जो व्याकरण विद है उनके ग्रंथ यहाँ पे भी सुरक्षित आपके रखे गए थे। तो कल्हण के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने की राज तरंगिणी आपकी लिखी थी कश्मीर का इतिहास। तो ये भी पूछा जाता है, राज तरंगिणी कल्हण से संबंधित है। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को इन्होंने आपका समेकित किया था। इसके अलावा कुमार जीव के बारे में आप पढ़ा होगा, कुमार जीव। तो ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और अनुवाद करता थे। तो ये था किसके बारे में? शारदा पीठ के बारे में। नेक्स्ट है आपका सोमपुरा महाविहार। तो धर्मों का संगम इसको कहा जाता है। तो ये है आपका सोमपुरा महाविहार। तो ये पहाड़पुर बांग्लादेश में स्थित है और 8वीं शताब्दी में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो उस समय बांग्लादेश भी इंडिया का ही आपका पार्ट था। तो पार्टीशन के बाद ये आपका बांग्लादेश में आपका चला गया है एंड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये भी शामिल है। हिंदू, बौद्ध, जैन तो संयुक्त शांतिपूर्ण अध्ययन केंद्र आपका इसको माना जाता है। तो नौगांव बांग्लादेश में ये स्थित है। पाल शासक धर्मपाल द्वारा 7वीं सेंचुरी 7वीं 8वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था और 1985 में इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। अगर बात करें तो प्राचीन भारत की 3 यूनिवर्सिटी, तक्षशिला हो गई 1980 में, नालंदा हो गई आपकी 2016 में, और ये आपका क्या नाम है इसका, सोमपुरा। तो इसको 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो चीनी विद्वान जो स्वांग झांग ने इसे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जो कि आपका वेनसांग है। तो इनके डिफरेंट नाम होते हैं चाइनीज में, तो प्रोनाउंसिएशन में काफी दिक्कत आती है। तो 8वीं शताब्दी के दौरान ये बंगाली भाषा का सबसे पुराना रूप यहाँ पे विकसित हुआ था। तो ये था आपका यहाँ पे। तो प्रवेश प्रणाली अगर बात करें तक्षशिला में, तो स्वतंत्र थी, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे, कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी। और शिक्षण पद्धति की बात करें तो व्यापक परिचर्चा, तर्क वितर्क, इसके अलावा मौखिक व्याख्यान है। इसके अलावा नालंदा की बात करें तो 20 वर्ष न्यूनतम आयु थी नालंदा में, 16 में 4 जोड़ना है आपको, 20 वर्ष। द्वार पंडित हुआ करता था यहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा के प्रभारी थे।
रटने के बजाय विश्लेषणात्मक कौशल पे जोर देता है। तो यहाँ पे रटन प्रणाली बिल्कुल भी नहीं थी प्राचीन भारत में। तो लोग आपका बहुत सारे व्यवसाय उनके सिखाए जाते थे, मतलब जैसे छोटे मोटे सब व्यवसाय करते थे। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैकॉले का वो स्टेटमेंट आपने पढ़ा भी होगा। फिर है अरब आक्रमणों का प्रभाव के दौरान बल्लभी का पतन हुआ, गुजरात में थी। और नालंदा का पतन हुआ, जो बख्तियार खिलजी थी, तुर्क था, उसने इन तीनों का विनाश किया था। नालंदा, विक्रमशिला और जगदला का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि तक्षशिला ओल्डेस्ट थी 16th सेंचुरी में। रावलपिंडी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। मेडिसिन, मिलिट्री, ग्रामर, इसको ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे यहाँ के जो पढ़ाई करते थे उनका नाम था पाणिनि, चाणक्य, आपका चरक, विष्णु शर्मा, बहुत सारे स्कॉलर यहाँ पे पढ़ते थे। तक्षशिला के बारे में ये था। शारदा पीठ कश्मीर में है आपका, अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। वैदिक ग्रंथ कल्हण, शंकराचार्य, कुमारजीव का भी यहाँ से रिलेशन है। तो यहाँ पे महायान बुद्धिज्म के लिए आपकी प्रसिद्ध है कौन सी? जो नालंदा है। और यहाँ पे लाइब्रेरी रत्न सागर, जो कि बहुत सारे पार्ट में आपकी डिवाइड थी, एंड डिस्ट्रॉय किया था 1193 में। फिर आपका आता है विक्रमशिला। तांत्रिक बुद्धिज्म तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध थी, धर्मपाल ने स्थापित की थी। 6 महाविद्यालय इसमें आते थे। एंड ओदंतपुरी पाल वंश से पूर्व ये स्थापित हो चुकी थी और इसका जो संस्थापक था गोपाल था। एंड यहाँ पे बल्लभी, गुजरात, हीनयान बुद्धिज्म पैरल टू नालंदा, सिक्योर स्टडीज, एंड गुजरात नालंदा के समांतर हीनयान बौद्ध केंद्र था। एंड मिथिला वैदेह रीजन, न्याय, लॉजिक, गणेश उपाध्याय, तत्व चिंतामणि यहाँ के आपके स्कॉलर थे। फिर उज्जैन, अवंती, ये आपका एमपी में है, फेमस फॉर मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी, अवंती मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आपका आता है सोमपुरा, जो कि बांग्लादेश में आपका चला गया है अब। तो यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन सद्भाव बंगाली भाषा का उद्भव माना जाता है। नादिया, जो कि बंगाल में गंगा नदी, जालंगी नदी के तट पे आपका स्थित है। और यहाँ पे जो टीचर आपका तर्क वितर्क डिस्कशन डिबेट में अच्छा है वही यहाँ पे टीचर बन सकता था। रघुनाथ शिरोमणि यहाँ से महत्वपूर्ण स्कॉलर थे। फिर सलोत्की एन नायरम, ये आपका दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण केंद्र है, जैसे कांचीवरम हो गया, कांचीपुरम नॉट कांचीवरम। तो एनएम नालंदा का ट्रिक है एनएम। VH आपका वल्लभी हीनयान, एंड जो विक्रमशिला है वो आपका ब्रजयान। फिर है ओदंतपुरी, तिब्बत के लोग यहाँ पे बहुत इनका तो प्रसिद्ध हुआ करता था। जगदला ट्रांसलेशन के लिए काफी प्रसिद्ध था। एंड यहाँ पे प्राचीन भारत में शिक्षा क्यों दी जाती थी? तो धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, सद्भाव बढ़ावा देने के लिए, वैदिक तर्क वितर्क के लिए। तो सबसे ओल्डेस्ट था आपका तक्षशिला, शारदा पीठ, मिथिला, नादिया, सोमपुरा, सतोलगी और जो तमिलनाडु। तो ये इसके बारे में था। एक बार और रिवीजन करते हैं इसका अच्छे से। तो प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र आज हमने पढ़े हैं। जैसे ये आपकी बहुत इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। तक्षशिला सबसे ओल्डेस्ट है, तक्ष के नाम पे पड़ा। और नालंदा इंटरनेशनल हब था, पश्चिम का गौरव था। बल्लभी, जगदला व्याख्या, ग्रामर, ब्रजयान यहाँ पे पढ़ाया जाता था, ब्रजयान बुद्धिज्म। शारदा पीठ कश्मीरी ज्ञानपीठ इसको कहा जाता था। मिथिला न्याय और तर्कशास्त्र। सोमपुरा वास्तुकला का अजूबा। और पुष्पागिरी जो कि उड़ीसा में है आपकी, काफी प्रसिद्ध है। एंड विक्रमशिला, तो तक्षशिला ये आपकी इसकी चित्र है। एंड यहाँ पे ओल्डेस्ट थी, वैदिक काल का सीखने का केंद्र था। 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे इसका नाम पड़ा था। और दुनिया के लिए अट्रैक्शन का केंद्र हुआ करता था। रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है और गंधर्व देश भी इसको गांधार भी कहा जाता है। वैश्विक छात्र यहाँ पे आते थे, भारत और पड़ोसी क्षेत्रों के भी जो महाजनपदों के लोग हैं वो भी। तो शिक्षा में स्वायत्त था, कोई रूल रेगुलेशन सरकार नहीं बनाती थी, विश्वविद्यालय के अपने हुआ करते थे। नो फॉर्मल एग्जाम होता था। प्रत्येक छात्रों ने प्रत्येक इकाई यूनिट में पूर्ण महारत हासिल करने के बाद
आगे की प्रगति यहाँ पे की थी। फिर आता है तक्षशिला के बारे में। तो विविध पाठ्यक्रम यहाँ पे हुआ करते थे। चिकित्सा, सैन्य विज्ञान, वेद, कानून और खगोल विज्ञान हो गया। खुला प्रवेश पे कोई प्रतिबंध नहीं था। छात्र स्वतंत्र रूप से विषय चुन सकते थे। वित्तीय सहायता भी यहाँ पे दी जाती थी। किनके द्वारा? जो बड़े बड़े महाराजा होते थे उस समय, महाजनपदों के, वो जब अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते थे तो काफी धन देते थे, जिससे कि आपका राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, समाज के द्वारा वित्त पोषित हुआ करती थी। तो स्कॉलर है पाणिनि, चाणक्य हो गए, इनकी पुस्तक भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि पाणिनि की है अष्टाध्यायी, चाणक्य की है आपका अर्थशास्त्र, जीवक की है, भगवान बुद्ध के चिकित्सक नहीं थे ये, जीवक तो बिंबिसार के चिकित्सक थे, और चरक संहिता इन्होंने लिखी है। फिर नालंदा की बात करें तो ऐतिहासिक स्थापना, बिहार में इसका लोकेशन है। शुक्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना की थी और संरक्षण दिया था इसने किसको? बुद्ध गुप्त राज, बलादित्य, श्री हर्ष देव पाल, पूर्णवर्मन, यशोवर्मन द्वारा संरक्षित था। ये इसको काफी सपोर्ट करते थे और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। केवल इतना स्ट्रिक्ट इंटेंस होता था, केवल 20% लोग ही चयनित हो पाते थे। वैश्विक छात्र आते थे चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया से, और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग विभाग यहाँ पे था। तो शिक्षक का रेशियो काफी शानदार था यहाँ पे। तो 8,500 शिक्षक थे और 1,000 छात्र। तो आज आपको पता होगा कि बहुत सारे भारत में ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ पे एक ही टीचर पूरा 8, 9, 10 इन सबको पढ़ाता है। तो उस समय आपका इतना अच्छा रेशियो था टीचर्स और स्टूडेंट का। फिर नालंदा महाविद्यालय पाठ्यक्रम, तो बौद्ध दर्शन यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जिसमें कि महायान बौद्ध धर्म हो गया, शून्यवाद हो गया, विज्ञानवाद हो गया, और अन्य विषय वेद, वेदांत, तंत्र, न्याय, चिकित्सा, इसके अलावा खगोल विज्ञान। और प्रख्यात विद्वान थे यहाँ के नागार्जुन हो गए, वसुबंधु हो गए, धर्मपाल हो गए, आर्यदेव हो गए, इसके अलावा वैनशांग हो गए, जुआन जेंग भी यहाँ पे आए थे। और इसकी ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, इसके 3 केंद्र है, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। विनाश किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में 1100 AD में नालंदा को नष्ट किया था और पुस्तकालयों को आग लगा दी थी। अमूल ज्ञान का भंडार आपका नष्ट हो गया। फिर आपका आता है वल्लभी। तो ये आपका सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात में है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। पूर्व में इसको नालंदा के समान माना जाता था। किसको? जो आपके वल्लभी थे। और नालंदा से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन था, इसका संरक्षक था मैत्रक वंश के संरक्षण में बनी थी। और बौद्ध सिद्धांत हीनयान यहाँ पे था, जिसमें आपका जो वल्लभी थी। फिर आपका सनातन धर्म का अध्ययन पे काफी बल दिया जाता था। राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, कानून और गुणमती, स्थिरमती, इस तरह से यहाँ पे जो संकाय थे इनका नाम हुआ करता था। जैन धर्म के लिए काफी प्रसिद्ध थे। विदेशी यात्री यहाँ पे वैनसांग भी गया था इसको देखने। फिर आपका प्राचीन विज्ञान में उन्नति, तो बहुत सारे रसायन विज्ञान, ऋग्वेद, अश्विनी कुमारों का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में जो कि जुड़वा दिव्य चिकित्सक थे, जो अंधे और लंगड़े दोनों को ठीक किया करते थे, इस तरह से इसको माना जाता है। इसके अलावा ज्यामिति में भारतीय पाइथागोरस से पहले था ये आपका, और पाइथागोरस ने भारत में ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य चीजें भी है। मैक्स मूलर, इन्होंने इस तरह से इसको माना है, मतलब इस तरह से इसके बारे में इन्होंने कहा है। तो ये इनके मत है इनके बारे में। विक्रमशिला 6 द्वार हुआ करते थे और यहाँ पे बिहार में गंगा नदी के तट पे स्थित है। राजा धर्मपाल ने बनाया था। फिर है आपका पाठ्यक्रम के प्रवेश केवल उन लोगों तक सीमित था जो कि बौद्ध भिक्षु है। तो यहाँ पे विक्रमशिला जो कि बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश दिया करता था। विशेष करके आपको यहाँ पे इससे शिक्षा पानी है, क्योंकि आपको विदेश जाना है और बौद्ध धर्म का प्रसार करना है। जैसे कि आपने बाद में पढ़ा होगा, अशोक ने भी अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे होता था। तो महायान बौद्ध दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा, हिंदू सौंदर्य शास्त्र में प्रसिद्ध रहा है। आचार्य बुद्ध ज्ञानपाद, दीपंकर श्री, जनक श्री, वागीश्वर कृति यहाँ के, अभ्यंकर गुप्त, धर्म कृति यहाँ के महत्वपूर्ण विद्वान। इसको भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। जगदला है, ये आपकी 11वीं सदी में राजा रामपाल के द्वारा स्थापित थी और उत्तर बंगाल के वीरेंद्र केंद्र अब बांग्लादेश में है। एंड रशियन बौद्ध धर्म यहाँ पे
शिक्षा दी जाती थी। फिर है पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, जो कि आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसको भी सम्राट अशोक ने आपका बनाया था और इसकी लोकेशन कलिंग के आसपास आपकी मानी जाती है। जीवन काल था इसका 11वीं शताब्दी में और प्राचीन कलिंग साम्राज्य आधुनिक उड़ीसा में ये आपका है। तो आपको पता होगा कि अशोक ने पहले तो कलिंग को पूरा डिस्ट्रॉय किया था और वहां पे उन्होंने जो सीखा तो उसके द्वारा इन्होंने पूरी दुनिया को आपका शांति का संदेश दिया था। उसके बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, जहाँ पे भयंकर विनाश देखने को मिला था। फिर आपका चीनी यात्री वेन्सांग ने यहाँ का दौरा भी किया था। सोमपुरा महाविहार है आपका, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनाया था और बंगाल में रहा है ये, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो वास्तुकला कंबोडिया में आपने सुना होगा कि जो कंबोडिया है वहाँ पे अंगोर वाट नाम से बहुत सारे मंदिर भी है ना, तो इस तरह से ये काफी प्रभावित था, तो बौद्ध वास्तुकला को प्रभावित किया था। मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार में है आपकी, सीता जी से रिलेटेड, जनक से रिलेटेड कर सकते हैं। एंड जनक के अधीन यह उच्च शिक्षा के रूप में आपका फला फूला, उन्होंने इसका संरक्षण किया। ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था, पवित्र भूमि इसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों मिथिला में काफी लंबे समय तक रहे। रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिथिला को अद्वितीय संस्कृति की भूमि कहा गया था। आपको पता होगा कि सीता जी का संवाद हुआ था गार्गी के साथ, तो इस तरह से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये काफी अद्वितीय रही थी किसमें, रामायण, महाभारत, इन सब में। और मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो न्याय का विशेष केंद्र था ये। तो गणेश उपाध्याय, वाचस्पति मिश्र, इसके अलावा जगत टीकाकार रहे हैं, गीता और मेघदूत, गीत गोविंद आदि इन्होंने मतलब वो लिखे। विद्यापति, पदावली के आपके जाने जाए। कश्मीर में है शारदा पीठ, तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये हमने देखी तक्षशिला, इन सब के बारे में, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है इनके बारे में। तो ये इसका रिवीजन चार्ट है लास्ट में, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। पूर्व और मध्य में ये सारे से, पश्चिम में ये है, उत्तर पश्चिम में ये था। तट रेखा कलिंग के आसपास आपका कौन सा था, पुष्पागिरी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में नालंदा, वल्लभी, जगदला किसके लिए आपके प्रसिद्ध है, महायान के लिए ही आपका विक्रमशिला और नालंदा था। मैंने पिछले में ब्रजयान के लिए बताया था, तो ब्रजयान के लिए जगदला था आपका। तो ये इनके बारे में है आपका। फिर आपका देखते हैं आगे, तो जीवक भगवान बुद्ध के चिकित्सक भी रहे हैं, इसके अलावा बिंबिसार के भी रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। एंड चरक संहिता के लेखक रहे हैं। आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत हो गया। न्याय दर्शन जो कि गणेश उपाध्याय, इसके अलावा विद्यापति का भी पदावली में इम्पोर्टेंट योगदान रहा। पाणिनि, चाणक्य, कल्हण, ये सब इससे प्रसिद्ध है। इसके अलावा नालंदा के महत्वपूर्ण स्कॉलर, विक्रमशिला के, तो ये भी आपका पूछा जा रहा है। अब पैटर्न आपका काफी चेंज हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा प्राचीन भारत के महान विश्वविद्यालय। तो कल का हमारा अगला चैप्टर होगा कि प्राचीन काल में एजुकेशन कहाँ कहाँ दी जाती थी, कौन कौन से शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जैसे कि मंदिर हो गए, आश्रम हो गए, और क्या क्या विशेषता हुआ करती थी शिक्षा की, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे प्री एजुकेशन, मतलब ब्रिटिशों के टाइम पीरियड में, आजादी से पहले। फिर पोस्ट पढ़ेंगे, फिर एनईपी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।